नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र रेडेकर मेक लर्नर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है, टर्मिनोलॉजीज होती है, उसके रिगार्डिंग हमने बात की थी। आज हम देखने वाले हैं लैप वाइंडिंग। जो पिछले वीडियो में हमने देखा था वो सारी टर्म्स अब इसमें यूज होंगी दोस्तों। तो आज देखते हैं लैप वाइंडिंग डिजाइन। इसकी डिजाइन कैसे करते हैं? लैप वाइंडिंग आर्मेचर में यूज होती है। दो प्रकार की वाइंडिंग रहती है, एक होती है वेव वाइंडिंग और दूसरी होती है लैप वाइंडिंग। उसमें आज हम देखने वाले हैं लैप वाइंडिंग। तो इसमें क्या क्या देखेंगे दोस्तों, पहले ये बता देता हूं। तो लैप वाइंडिंग डिजाइन करने में पहला स्टेप जो है, टू फाइंड फ्रंट पिच एंड बैक पिच, फ्रंट पिच, बैक पिच एंड एक लगता है कम्यूटेटर पिच बाय यूजिंग कंडीशंस। जो इसमें लैप वाइंडिंग डिजाइन करने में कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आप अगर फॉलो करेंगे तभी एक क्लोज लूप वाइंडिंग बनेगी। लैप की जो वाइंडिंग बनती है एक पूरी क्लोज लूप वाइंडिंग बनती है। तो जब ये कंडीशंस यूज करेंगे तभी आप वो वाइंडिंग अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे। दूसरी स्टेप क्या है, ये फ्रंट पिच और बैक पिच निकाला, कम्यूटेटर पिच निकाला। उसके बाद कनेक्शन टेबल, यानी इसमें हम कौन सी कॉइल साइड को दूसरी कौन सी कॉइल साइड में कनेक्ट करेंगे ये लिखेंगे। यानी पहले कॉइल को 10वें कॉइल, पहले कंडक्टर को 10वें कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे या 9वें करेंगे या 11वें करेंगे, वो पूरा टेबल बनाएंगे। उस टेबल की हेल्प से हम आसानी से आगे वाइंडिंग की डेवलपमेंट डायग्राम निकाल सकते हैं। तो ये टेबल कनेक्शंस ऑफ टेबल या टेबल कनेक्शंस टेबल बोल सकते हैं। उसके बाद हम उसके हिसाब से हम उसकी एक डायग्राम निकाल सकते हैं, स्पाइरल वाइंडिंग डायग्राम, और एक निकालते हैं डेवलपमेंट डायग्राम, एंड स्पाइरल वायरिंग डायग्राम। ये निकालेंगे डेवलपमेंट डायग्राम, यानी उसमें हम ड्रॉ करते हैं कि कंडक्टर्स दिखाते हैं, उसके ऊपर फील्ड पोल दिखाते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाते हैं उसमें, और उसके हिसाब से हम कनेक्शंस दिखाते हैं उसमें, और बाद में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसके हिसाब से हम ब्रशेस की पोजीशन और ब्रशेस का स्पैन डिसाइड करते हैं उधर। तो आगे वाली स्टेप क्या होगी दोस्तों, डेवलपमेंट डायग्राम निकालने के बाद अपनी स्पाइरल वाइंडिंग डायग्राम से हमको क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो ये पूरी, यानी हम देखेंगे कि क्या क्या आगे क्या क्या आता है लैप वाइंडिंग में, कैसे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल रहता है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ उसको ए बोलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड। पहले नंबर ऑफ ब्रशेस तो आएंगे, उसके बाद पोजीशन ऑफ ब्रशेस, उसके पहले आएंगे पोजीशन, डिसाइड बोल सकते हैं, डिसाइड पोजीशन ऑफ ब्रशेस, डिसाइड पोजीशन ऑफ ब्रशेस, नंबर ऑफ ब्रशेस एंड स्पैन ऑफ ब्रशेस। इसमें स्पैन ऑफ ब्रशेस यानी क्या, एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट के हिसाब से ब्रश डिजाइन किया तो उसका स्पैन कितना रहेगा, एक ही कम्यूटेटर पे वो रेस्ट करेगा सेगमेंट पे। अगर दो कम्यूटेटर सेगमेंट है उसके बीच में माइका इंसुलेटर रहता है, अगर दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में माइका रहता है, वो दोनों साथ, दो कम्यूटेटर सेगमेंट को साथ में एक ब्रश अगर रेस्ट करता है उसके ऊपर तो उसका स्पैन 2 हो गया। वैसे ही 3 4 हो सकता है। तो स्पैन कैसे डिसाइड करते हैं उसके बाद देखेंगे दोस्तों। अभी ये हो गई, अभी लैप वाइंडिंग में जो टाइप्स रहते हैं कौन कौन से, सिंप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, लैप वाइंडिंग। उसके बाद सिंगल लेयर और मल्टी लेयर लैप वाइंडिंग, ये देखेंगे, ये भी कंसेप्ट उसमें आएगी। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद क्या है दोस्तों, एक इक्विलाइजर रिंग है। उसके बाद, उसके पहले कुछ है क्या देखता हूं मैं एक बार।
अब अभी जो डेवलपमेंट डायग्राम है, डेवलपमेंट डायग्राम में क्या दिखाएंगे दोस्तों, शो फील्ड पोल्स, उसके बाद क्या आएगा, कनेक्शंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ये मैंने ओरली बताया है, लेकिन ये भी हम देखेंगे। अभी इधर ये मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यही तो है वो डेवलपमेंट डायग्राम ही एक्चुअल में डिजाइन है। उसके बाद क्या रह गया दोस्तों, नंबर ऑफ ब्रशेस हो गया, स्पैन ऑफ ब्रशेस हो गया, रिंग डायग्राम हो गई, उसकी स्पाइरल वाइंडिंग, रिंग डायग्राम यानी ही स्पाइरल वाइंडिंग डायग्राम होता है दोस्तों, इसको ही रिंग डायग्राम बोलते हैं। पैरेलल पाथ हो गया, डिग्री ऑफ री एंट्रेंसी, डिग्री ऑफ री एंट्रेंसी। और लास्ट में आप देखेंगे कि इसमें जो लैप वाइंडिंग रहती है उसमें इक्विलाइजर कनेक्शंस क्यों रखती है, इक्विलाइजर कनेक्शंस, उसको ही इक्विलाइजर रिंग बोलते हैं, इक्विलाइजर कनेक्शंस। तो ये अगर 8 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आप लैप वाइंडिंग कौन सी भी हो, सिंगल लेयर, मल्टी लेयर यानी 2 लेयर हो, 3 लेयर हो, उसके बाद सिंप्लेक्स हो, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स हो यानी उसे मल्टीप्लेक्स बोलते हैं, वो भी वाइंडिंग हो, तो आप आसानी से ये लैप वाइंडिंग डिजाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में क्या क्या कवर होगा दोस्तों, लैप वाइंडिंग में जो पहला प्रकार है लैप वाइंडिंग का वो है समझो सिंप्लेक्स, सिंगल लेयर, सिंप्लेक्स सिंगल लेयर लैप वाइंडिंग, और सिंप्लेक्स दूसरा है सिंप्लेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग। आज ये हम 2 देखने वाले हैं, आज ये 2 देखने वाले हैं। उसके बाद आगे वाली वीडियो में क्या देखेंगे, डुप्लेक्स सिंगल लेयर लैप वाइंडिंग और डुप्लेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग। ये आज देखेंगे, ये आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ हमको क्या देखना है, डिजाइन कौन सी वाइंडिंग करनी है। अगर सिंप्लेक्स समझ में आ गई तो आपको डुप्लेक्स वो भी आसान है, अगर ये अच्छे से समझ में आ गई तो ये 5 मिनट का काम है सिर्फ आपके लिए। तो सिंप्लेक्स आज क्या देखेंगे, सिंप्लेक्स सिंगल लेयर और सिंप्लेक्स डबल लेयर, और उसके लिए ये 8 पॉइंट में क्या क्या आएगा ये देखेंगे दोस्तों। तो ये 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आज हम देखेंगे अभी सिंगल लेयर सिंप्लेक्स सिंगल लेयर लैप वाइंडिंग। तो ये मैं इरेज कर देता हूं। सिंगल लेयर सिंप्लेक्स सिंगल लेयर लैप वाइंडिंग। तो दोस्तों ये सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स क्या कंसेप्ट रहता है, सिंप्लेक्स यानी क्या कि नंबर ऑफ स्लॉट्स जितने होते हैं उतने अगर कम्यूटेटर सेगमेंट्स रहेंगे तो वो वाइंडिंग होगी सिंप्लेक्स, और नंबर ऑफ स्लॉट के डबल अगर कम्यूटेटर सेगमेंट्स रहेंगे तो वो होंगी डुप्लेक्स, ट्रिपल होंगे तो ट्रिप्लेक्स, 4 टाइम होंगे तो क्वाड्रुप्लेक्स। यानी डुप्लेक्स वाइंडिंग में क्या रहता है दोस्तों कि जो सर्किट क्लोज सर्किट बनेंगे कॉइल के, ये ऐसे क्लोज सर्किट बनते हैं आर्मेचर वाइंडिंग में, वो 2 बनेंगे। तो डिग्री ऑफ रीएंट्रेंसी डुप्लेक्स में 2 होती है, सिंप्लेक्स में 1 रहती है। यानी वाइंडिंग यानी डुप्लेक्स में 2 वाइंडिंग रहेगी इंडिपेंडेंट और सिंप्लेक्स में 1 वाइंडिंग रहेगी। हालांकि डुप्लेक्स में एक वाइंडिंग भी रह सकती है, लेकिन वो कैसे होती है वो दूसरे वीडियो में बता दूंगा मैं। ये भी अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखो कि सिंप्लेक्स में 1 ही इंडिपेंडेंट सर्किट रहता है, डुप्लेक्स में वाइंडिंग में 2 इंडिपेंडेंट सर्किट रहते हैं।
तो इसलिए हमने सिंपलेक्स और डुप्लेक्स वाइंडिंग में डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, अभी हमको सिंपलेक्स सिंगल लेयर लैप वाइंडिंग डिजाइन करनी है। तो डेटा क्या देते हैं वो लोग, नंबर ऑफ स्लॉट्स है समझो 36 एंड नंबर ऑफ पोल्स P इज इक्वल टू 4। तो हमको डिजाइन करनी है सिंपलेक्स सिंगल लेयर लैप वाइंडिंग। सिंगल लेयर यानी एक ही स्लॉट में एक ही कंडक्टर डालना है, तो उसे बोलते हैं सिंगल लेयर। तो नंबर ऑफ स्लॉट 36 दिए, नंबर ऑफ पोल 4 दिए, इतना डेटा सफिशिएंट है आप अपने को लैप वाइंडिंग डिजाइन करने के लिए। तो पहला स्टेज क्या है दोस्तों, टू फाइंड स्टेप वाइज जाने का, फ्रंट पिच, बैक पिच एंड कम्यूटेटर पिच। अभी दोस्तों देखो फ्रंट पिच निकालना है, कैसे निकालना है, बाय कंडीशंस। तो कंडीशन पहले समझते हैं, कंडीशंस कौन कौन सी है। तो दोस्तों कंडीशंस देखने के लिए पहली कंडीशन है फ्रंट पिच एंड बैक पिच should be nearly equal to पोल पिच यानी मैंने कल के वीडियो में बताया था, पहले वाले वीडियो में, इसके नंबर ऑफ कंडक्टर या फिर नंबर ऑफ कॉइल साइड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल। ये यानी नंबर ऑफ इधर स्लॉट्स कितने हैं 36 और सिंगल लेयर है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर या फिर नंबर ऑफ कॉइल साइड्स कितने होंगे 36 होंगे डिवाइडेड बाय 4, तो 9 होगा। तो ये फ्रंट पिच एंड बैक पिच शुड बी नियरली इक्वल टू 9, यानी एग्जैक्टली 9 नहीं होगा तो भी चलेगा, 7 होगा, इसका कितना आता है 9, तो यानी 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा 2 या फिर ऐसा 12, 13 ऐसा एकदम अपोजिट यानी उसके नियरली इक्वल होना चाहिए, एकदम डिफरेंट नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी देखो दोस्तों, राउंड करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, शुड बी इक्वल टू लिखा है YP, उसके बाद आता है फ्रंट पिच एंड बैक पिच शुड बी ए ऑड नंबर। ये दोनों ऑड नंबर्स होने चाहिए, शुड बी एन ऑड नंबर्स एंड रियल नंबर्स, यानी ये दोनों ऑड भी होनी चाहिए, रियल भी होनी चाहिए एंड नियरली इक्वल टू पोल पिच होने चाहिए। ये हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या बोला, देखो क्या है कि इसका जो एवरेज पिच है, एवरेज पिच इज इक्वल टू पोल पिच होना चाहिए। और एवरेज पिच यानी क्या है, मैंने वीडियो में बताया है पहले ही, फ्रंट पिच प्लस बैक पिच डिवाइडेड बाय 2। तो फ्रंट पिच और बैक पिच की अगर ये कर दिया, एडिशन कर दिया, तो इतना आना चाहिए, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रंट पिच प्लस बैक पिच इज इक्वल टू 2 इंटू पोल पिच। तो ये कंडीशन हो गई, ऑड होना चाहिए, ये एक दूसरी कंडीशन हो गई, और ये पोल पिच से इक्वल होनी चाहिए, और रियल नंबर तो होनी ही चाहिए। ये सारी जो ब्रैकेट में दिखाई ये कंडीशंस हो गई। तो फ्रंट पिच और बैक पिच डिसाइड कर लेते हैं कंडीशंस के हिसाब से। तो अभी इसके लिए हमको इक्वेशंस क्या लिखने पड़ेंगे, और एक इक्वेशन रह गया, चौथी कंडीशन। जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या है, जो बैक पिच है वो फ्रंट पिच से प्लस और माइनस 2 होना चाहिए। फ्रंट पिच जो है, बैक पिच जो है फ्रंट पिच से प्लस और माइनस 2 होना चाहिए। ये प्लस कब यूज करना है, प्लस फॉर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, फॉर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। इस वीडियो में आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, जितने भी कंसेप्ट्स है वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स है पूरे कवर हो जाएंगे इसमें। तो वीडियो अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। और निगेटिव में क्या आएगा, फॉर प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अभी ये कंसेप्ट क्या है दोस्तों, प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव। तो दोस्तों प्रोग्रेसिव यानी क्या होता है, अगर समझो नंबर ऑफ स्लॉट्स अगर समझो 8 है, 6 7 8, तो प्रोग्रेसिव में क्या होगा, नंबर ऑफ समझो पहले स्लॉट, ये पहला स्लॉट है समझो, और ये 6 स्लॉट है। तो वाइंडिंग अगर लैप वाइंडिंग डिजाइन की हमने
पोल पिच समझो, ये बैक पिच 5 आ गया तो 1 से हमने प्लस 5 करके 6 में डाला, उसके बाद इधर आएगा, ऐसा आएगा। तो ये आगे बढ़ रहा है वाइंडिंग, आगे कैसे बढ़ रहा है, इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, ये देखो, तो ये इधर बढ़ रहा है वाइंडिंग, तो इसलिए इस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। और रेट्रोग्रेसिव में देखो दोस्तों, रेट्रोग्रेसिव में समझो ये सेम ही वाइंडिंग है, 4 5 6 7 8, और हमको क्या करना है, इधर से शुरू करना है। तो इधर से शुरू किया, समझो इधर से शुरू किया, अभी ये 8वां स्लॉट है, ये पहला है, ये तीसरा है। तो बैक पिच अगर हमारा 5 है, इधर के केस में 5 था, 1 + 5 6 किया, तो 8 में से 5 घटा के हमको तीसरे वाइंडिंग में डालो, तीसरे कॉइल स्लॉट में, तो इधर ऐसे आ गया, फिर इधर से ऐसे। तो दोस्तों ये वाइंडिंग कहां पे मूव कर रही है, इधर कर रही है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव। क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ रही, ये रिवर्स आ रही है, इसलिए उसे बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव। तो इसलिए हमको अभी आप डिजाइन करते समय प्रोग्रेसिव भी डिजाइन कर सकते हैं, रेट्रोग्रेसिव भी डिजाइन कर सकते हो, आपके ऊपर है। दोनों में ऐसा रिजल्ट कुछ अलग नहीं आएगा, आर्मेचर वाइंडिंग में कुछ बदलाव नहीं आएगा, वो सेम ही बिहेव करेगी। अगर प्रोग्रेसिव डिजाइन करो, रेट्रोग्रेसिव करो, सिर्फ उसके कनेक्शंस यानी रिवर्स हो जाएंगे, उधर से इधर आए तो रेट्रोग्रेसिव, इधर से उधर गए तो प्रोग्रेसिव। तो आज के लिए हम लेते हैं प्रोग्रेसिव, समझो। तो प्रोग्रेसिव के लिए क्या लिया, प्लस लेना पड़ेगा आपको। तो ये जो 4 कंडीशन, इतनी कंडीशन है, ये 4 कंडीशंस आप अगर फॉलो ये देखेंगे, 4 कंडीशन के हिसाब से आप बैक पिच और फ्रंट पिच और बैक पिच निकाल सकते हैं। उसके बाद जो कम्यूटेटर पिच आता है दोस्तों, कम्यूटेटर पिच इज इक्वल टू यम आता है। इसके लिए कौन सी, लैप वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच इज इक्वल टू यम, यानी यम यानी क्या, मल्टीप्लेक्सिटी फैक्टर, मल्टीप्लेक्सिटी फैक्टर, यानी मल्टीप्लेक्सिटी फैक्टर यानी क्या, 1 फॉर सिंप्लेक्स, 2 फॉर डुप्लेक्स और 3 फॉर ट्रिप्लेक्स, 4 फॉर क्वाड्रुप्लेक्स। तो यानी ये जितने भी सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, क्वाड्रुप्लेक्स 5 टाइम्स ये हो सकता है, यानी मल्टीप्लेक्सिटी फैक्टर कितना है, मल्टीप्लेक्सिटी फैक्टर अगर 6 होगा तो इधर कम्यूटेटर पिच 6 आएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, सिंप्लेक्स देख रहे हैं, इधर क्या देख रहे हैं, सिंप्लेक्स देख रहे हैं। तो सिंप्लेक्स के लिए YC इज इक्वल टू 1 फॉर सिंप्लेक्स। तो ये अभी क्या हो गया, कम्यूटेटर पिच डिसाइड हो गया हमारा कितना, 1। अभी बैक पिच के लिए क्या होगा, बैक पिच इज इक्वल टू फ्रंट पिच प्लस यूज होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग डिजाइन कर रहे हैं, रेट्रोग्रेसिव नहीं। तो ये एक इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, एवरेज पिच इज इक्वल टू, यानी इसके हिसाब से ये आ गया, तो ये एक इक्वेशन हो गया इंपॉर्टेंट, और दोनों ऑड होने चाहिए। बाकी तो ये पोल पिच के आसपास ही आएगा, क्योंकि इधर इक्वेशन में। तो ये दोस्तों देखो, जितना भी मैंने ब्रैकेट किया है वो ध्यान से देखो, ये 4-5 पॉइंट से 1 2 3 4 पॉइंट से हमको ये अभी क्या निकालना है, फ्रंट पिच और बैक पिच। तो दोस्तों ये इक्वेशन से क्या पता चलता है, पहले पोल पिच निकालना पड़ेगा। पोल पिच यानी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अभी इक्वेशन लिख दे, फ्रंट पिच प्लस बैक पिच इज इक्वल टू 2 इंटू पोल पिच। पोल पिच यानी नंबर ऑफ कॉइल साइड्स, number of coil sides divided by number of pole। तो नंबर ऑफ कॉइल साइड्स कितने रहेंगे, 36। क्यों रहेंगे, जितने स्लॉट्स होंगे, अभी ये वाइंडिंग कौन सी है, सिंगल लेयर, यानी एक स्लॉट में, सिंगल लेयर में एक स्लॉट में एक कॉइल साइड रहती है, डबल लेयर होंगी तो एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड रहती है। तो सिंगल लेयर है, इसलिए अभी नंबर ऑफ कॉइल साइड्स 36 आ रही है। अगर डबल लेयर बोला होता तो 72 कॉइल साइड्स आ जाते। तो 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाय पोल कितने हैं, 4 पोल दिए, तो ये हो गया 18। यानी इक्वेशन क्या बना, फ्रंट पिच प्लस बैक पिच इज इक्वल टू 18। ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा देखो दोस्तों, क्या बोला है, दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का, यानी बैक पिच जो है ये फ्रंट पिच प्लस 2, यानी दोनों में डिफरेंस 2 का होना चाहिए।
तो क्या ये दोनों को ये अगर कर दिया तो हमको क्या मिल सकता है दोस्तों? देखो दोस्तों, दोनों की एडिशन अगर 18 आनी है तो 8 एंड 10 ऐसा लिया तो, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती ऑड की। 8 और 10 लिया तो ये हो गया बराबर, बैक पिच अगर 10 लिया तो ये दोनों की एडिशन आ जाएगी 18। लेकिन अभी क्या है कि दोस्तों ये दोस्तों इधर मेरी कुछ तो गड़बड़ हो गई। अभी क्या हो गया दोस्तों, इधर 36 लिया, अगर डिजाइन में 36 लिया तो इधर गड़बड़ हो जाती है। इधर हमारा क्या आता है, बैक पिच और फ्रंट पिच जो है वो ऐसा इवन आता है। अगर हमको ये नहीं डिसाइड करना है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी ऑड भी आना चाहिए और ये फ्रंट पिच और बैक पिच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए और फ्रंट पिच और बैक पिच की एडिशन 2 टाइम्स फोल पिच होनी चाहिए। ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 32 लेना पड़ेगा। आपको जब भी बताएंगे तो वो डिविजिबल यानी पूरा कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वैसे ही बनाएंगे। अगर हम इस टाइप में जाएंगे, अगर कुछ कंडक्टर ऐसे लेंगे दूसरे कंडक्टर तो भी वो डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है डिजाइन के टाइम वो पूरा क्लोज सर्किट यानी वाइंडिंग आगे प्रोग्रेस होती है, वाइंडिंग बन के वो फिर से स्टार्ट पॉइंट में आके कनेक्ट होनी चाहिए तभी क्लोज सर्किट बनेगा। तो क्लोज सर्किट बनना जरूरी है, इसलिए वो वैल्यू जो रहती है इधर नंबर ऑफ स्लॉट्स और नंबर ऑफ पोल ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी। तो दोस्तों नंबर ऑफ स्लॉट्स इसलिए मैंने 32 लिया है इधर, तो आप इधर 32 लेके कैलकुलेशन कर लीजिए। 32 के बाद क्या आएगा इधर 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 आएगा। अभी सेटिस्फाई हो जाएगा दोस्तों। देखो अगर इधर लिया 16 तो ये क्या होगा 7 और 9 होगा, 7 और 9 तो बैक पिच आएगा 9, फ्रंट पिच आएगा 7। इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, इजीली है, इजी है। दोनों में डिफरेंस 2 का होना चाहिए, दोनों ऑड होने चाहिए, दोनों की भी एडिशन 16 आनी चाहिए। तो ये हमने फ्रंट पिच और बैक पिच निकाल लिया। तो दोस्तों ये पहली जो स्टेज है ये हो गई कि आपको वाइंडिंग आ गई, आपको लैप वाइंडिंग डिजाइन करना आ गया। यही सिर्फ निकालना है फ्रंट पिच, बैक पिच और कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच निकाला, फ्रंट पिच निकाला, बैक पिच निकाला। अभी हम वाइंडिंग ड्रॉ करेंगे, पर उसके पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसा बनाते हैं, इधर वाइंडिंग निकालने के लिए जगह छोड़ते, इधर टेबल बनाते हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये पहली स्टेप हो गई। अभी दूसरी स्टेप क्या करते हैं, कनेक्शन टेबल। अभी दोस्तों इधर देखो नंबर ऑफ, अभी जो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स है, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स वो भी निकाल लेते हैं पहले। नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, m टाइम्स नंबर ऑफ कॉइल, से बोलते हैं m c बोल सकते हैं। m यानी आपको बोला है मल्टीप्लेक्सिटी फैक्टर, वो कितना है 1 है, तो 1 इंटू c, जितने कॉइल है उतने कम्यूटेटर सेगमेंट्स आएंगे। तो c कितना है, नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हैं, अगर नंबर ऑफ कॉइल साइज 32 है, एक स्लॉट में एक ही कंडक्टर एक ही साइड बैठेंगी, तो अगर 32 कॉइल साइज है तो कॉइल कितने आएंगे 16 आएंगे दोस्तों। तो कॉइल नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स कितने हो गए, 16 हो गए। तो हमको क्या करना है, कम्यूटेटर सेगमेंट लिखने हैं इधर, क्योंकि आपको दिखा सकता हूं दोस्तों मैं इधर। अभी अगर समझो ये कंडक्टर है, अंदर ऐसे 16 कंडक्टर पेरीफेरी पे है और ये शाफ्ट है दोस्तों। शाफ्ट पे क्या रहता है, कम्यूटेटर सेगमेंट कम्यूटेटर रहता है, कम्यूटेटर को ऐसे सेगमेंट रहते हैं। तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट में ये कनेक्शन ऐसे आते हैं, जो कंडक्टर है उसके कनेक्शंस पूरे पेरीफेरी पे आते हैं दोस्तों। तो ये कितने कम्यूटेटर सेगमेंट होने चाहिए, तो 16 होने चाहिए। वो हर एक कम्यूटेटर सेगमेंट को मैंने ऐसा नंबरिंग दिया, A B C D दे सकते हैं आप,
या फिर 1 2 दे सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंडक्टर को जो नंबर देंगे वो 1 2 3 4 देंगे। तो कम्यूटेटर सेगमेंट को आप ऐसे देंगे रोमन में, ये कौन सा है मुझे याद में नहीं है। ये अगर देंगे 1 2 3 4 5 ऐसा देंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट ऐसा दे देते 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 और ये हो गया 16। तो अभी दोस्तों देखो ये भी 1 से कॉइल। अभी क्या करते हैं, लैप वाइंडिंग हम कनेक्शंस निकाल लेते हैं, कैसे आएंगे। डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं अभी, ये देखो इधर से अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32, ये 32 कंडक्टर हो गए। अभी इसको हम नंबरिंग दे देते हैं। अभी ये हो गया 1, ये हो गया 3, इधर 2 3 लिख सकते हैं लेकिन ये पूरा आपको अच्छे से नहीं क्लियर दिखेगा, इसलिए मैं एक छोड़ के एक नंबर दे देता हूँ। 9, ये हो गया 11, ये हो गया 13, ये हो गया 15, ये हो गया 17, ये हो गया 19, ये हो गया 21, ये हो गया 23, ये हो गया 25, ये हो गया 27, ये हो गया 29, ये हो गया 31। एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं देखता हूँ मैं अच्छे से। हो रहा है दोस्तों। तो ये हमने नंबर ऑफ कंडक्टर्स को नंबरिंग दे दिया। अभी क्या करते हैं दोस्तों, एक अभी आपको दिखा देता हूं मैं फ्रंट पिच और बैक पिच के हिसाब से। फ्रंट पिच और बैक पिच के हिसाब से कैसा आएगा, यानी क्या है कि आपको कनेक्शन टेबल बनाने के लिए एक थोड़ा सा ड्रॉ किया तो अच्छा रहेगा। तो अभी आपको जो इधर से हम स्टार्ट करेंगे तो इधर जो आएगा तो उस साइड से मैंने क्या बोला था, जॉइंट अगर देखना है इधर जो कनेक्शन पॉइंट टी पॉइंट है उधर से अगर देखा कनेक्शन पॉइंट से तो इधर बैक पिच निकलेगा। तो बैक पिच कितना है हमारा 9 है। तो 1 से 9 छोड़ के बैक पिच अगर 9 है तो कम्यूटेटर सेगमेंट इधर देखो दोस्तों, इधर क्या रहेगा, कम्यूटेटर, समझो कम्यूटेटर सेगमेंट ड्रॉ करके इधर कम्यूटेटर सेगमेंट रहेंगे। तो दोस्तों समझो ये अभी इधर कम्यूटेटर सेगमेंट है, उसके बाद इधर फ्रंट एंड कनेक्शंस आएंगे, इधर बैक यानी फ्रंट साइड कनेक्शन बैक साइड कनेक्शंस आएंगे और ये इधर कनेक्ट होगा कम्यूटेटर सेगमेंट को। इधर ब्रशेस जो भी ब्रशेस पोजीशन आएगी, उसके बाद आएगा सप्लाई इधर से ब्रश में जाएगा, कम्यूटेटर में जाएगा, कम्यूटेटर से अंदर कंडक्टर में जाके रिवर्स ऐसा क्लोज सर्किट में घूमेगा। नंबर ऑफ ब्रशेस कितने रहेंगे वो भी हम देख लेते हैं बाद में। तो दोस्तों एक मैसेज आएगी ये 10 नंबर के कॉइल, क्योंकि क्या है अभी देखते हैं, इधर आएगा एक मैसेज आएगी 10 नंबर के कॉइल में। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बैक पिच हमारा कितना है, ये जो पिच है इधर से इधर तक ये होगा बैक पिच। और फ्रंट पिच कितना है, फ्रंट पिच इधर से स्टार्ट होगा अभी और कौन से कॉइल में जाएगा, देखो दोस्तों फ्रंट पिच है 7। फ्रंट पिच ये समझ लो अच्छे से, अगर ये आ गया आपको तो वाइंडिंग पूरी आपको समझ में आ गई। तो आगे आपको कम्यूटेशन किस प्रकार से होता है, कम्यूटर यानी एसी टू डीसी कन्वर्ट कैसे होता है, डीसी टू एसी कैसे होता है, वो भी चीजें आसान लगेंगी। कम्यूटेशन जो प्रोसेस है, कम्यूटेशन में स्पार्किंग क्यों होता है, कम्यूटेशन में ऐसा बहुत बार यानी बहुत प्रॉब्लम आती है कम्यूटेशन में, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे इससे। तो अभी बैक पिच हो गई 9, फ्रंट पिच कितना है 7,
तो 10 में से 7 गए तो 3 में आएंगे, तो ये देखो 3 में, ये हो गई 10। तो इसमें कंडक्टर कितने हैं देखो, इधर आएगा, ये बीच में लेने का ऐसा, और इधर कनेक्ट किया। तो वाइंडिंग कैसे गई, 1 में से गई और इधर 10 में गई, 10 में से फिर वापस आके 3 में गई। तो कम्यूटेटर सेगमेंट 1 में से निकल गई। अभी जो इधर से निकली 1 में से निकलेगी, तो 1 में से निकल के कहां पे जाएगी, तो दोस्तों ये आप इधर कम्यूटेटर सेगमेंट 1 लिख सकते हैं। तो 1 में से निकल के कहां जाएगी, नंबर ऑफ कंडक्टर में 1 में जाएगी। 1 के बाद कहां पे जाएगी, 10 में जाएगी, और 10 के बाद कहां में जाएगी, ये देखो 1 में गई, उसके बाद 10 में गई, 10 के बाद ये इधर आई 2 में, ये अभी दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में आ गई। ये सिंप्लेक्स है इसलिए, अभी ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, कम्यूटेटर पिच है। कम्यूटेटर पिच कितना हो गया, कम्यूटेटर पिच 1 है, वो निकाला है दोस्तों हमने। कम्यूटेटर पिच कितना है, m रहता है, तो अभी 1। अगर डुप्लेक्स रहता, वाइंडिंग डुप्लेक्स रहती दोस्तों, तो इधर कनेक्ट नहीं होता, वो इधर होता, वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे। इधर कनेक्ट नहीं होगा, वो उधर होगा और इधर से दूसरा सर्किट चालू होगा। तो ये हो गई सिंपल हमारी कनेक्शन डायग्राम। और 10 से किधर आएगा, 2 में। अगर मैं ये डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको क्लियर नहीं होता। ये 1 में से स्टार्ट होगा, 1 में जाएगा, उसके बाद 10 में जाएगा, उसके बाद रिटर्न 2 में आएगा। अभी फिर से 2 में से स्टार्ट होगा, 2 से फिर से 2 से स्टार्ट होगा, और 2 से स्टार्ट होके कहाँ पे जाएगा, 3 में जाएगा। 3 में जाके 3 से फिर कहाँ पे जाएगा, अभी ये 2 का डिफरेंस आएगा, 3 में 12 में जाएगा, क्योंकि ये बैक पिच इधर 9 है, तो ये आगे किधर जाएगा, 3 में जाएगा। तो सेम ऐसे निकालना है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 21, 23 आएगा, उसके बाद 25, 27, 29, 31। आप ध्यान में कैसे रख सकते हैं, 1 के बाद बैक पिच लेने का, आगे 10, उसके बाद वो फ्रंट पिच माइनस करने का, फ्रंट पिच 7, तो माइनस करके 3 आए, उसके बाद फिर बैक पिच, फिर फ्रंट पिच माइनस, बैक पिच 9 है तो 14 आएगा, फिर फ्रंट पिच माइनस किया तो 7 आएगा, ऐसे ही आएगा। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, 20 आएगा, 22 आएगा, 24 आएगा, 26 आएगा, 28 आएगा, 30 आएगा। ये अभी नंबर ऑफ कंडक्टर कितने, 32 तक ही रहेंगे। 32 के बाद है क्या, नहीं है, तो 25 के बाद 9 ऐड करो, 34 आएगा, तो 34 नहीं है, तो 32 के बाद क्या ऐड करने का, 2 यानी 34, 32 और 2 सॉरी 30 और 2 32, 32 और 2 34 हो गया, तो 34 में से 32 माइनस किया 2 आएगा, यानी इधर से आप वापस 2 में आ गए, 4 में आएंगे, फिर 6 में, फिर 8 में, और ये 8 से कहाँ जाएगा, फिर 31 से 8 में जाएगा, और 8 से कहाँ जाएगा, फिर 1 में जाएगा। अभी ये 8 से 1 में जाएगा, तो क्लोज लूप हो गया क्या, नहीं देखो दोस्तों, 1 से 1 नंबर कंडक्टर, 1 नंबर कॉइल साइड, उसके बाद 10 नंबर कॉइल साइड, 3 ऐसा करके करके पूरा वो फिर वापस 1 में आ गया, यानी वो कॉइल जो है वो क्लोज लूप रहती है पूरी। यानी वो उसमें अगर कम्यूटेटर में अगर सप्लाई नहीं दिया, कम्यूटेटर सेगमेंट से अगर उसको अटैच नहीं किया, ये सिर्फ ऐसी ही रखी, तो ये क्लोज लूप सर्किट है, उसमें ईएमएफ 0 इंड्यूस होगा। तो आगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। तो यही इससे ड्रॉ करते हैं, 1 में से 10 में गई, अभी 10 में से 3, 3 में से 12 में जाएगी, तो इधर 12 में जाएगी। ये दोस्तों 11 है, वो 12 में जाएगी, और 12 में से फिर वापस 5 में आएगी, 12 में से फिर वापस कहाँ पे आएगी। तो दोस्तों इधर में अभी इधर सिंप्लिसिटी के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। अभी 12 में से 3 नंबर में जाएगी, 3 नंबर में आई, उसके बाद 3 नंबर से फिर कहाँ जाएगी, 5 में जाएगी दोस्तों, तो ये हो गई 5। ये ऐसे ही आगे चलेगा, इधर से अभी ये 14 में जाएगी, 14 से फिर आएगी, 14 से फिर ये 7 में जाएगी, 7 से फिर आगे जाएगी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32। तो ये स्पाइरल वाइंडिंग है समझो, और ये डेवलपमेंट डायग्राम है समझो। तो अभी ये हो गया डेवलपमेंट डायग्राम। अभी फर्स्ट स्टेप में क्या देखा हमने, फ्रंट पिच बैक पिच निकाला। सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा, अभी डेवलपमेंट डायग्राम, सॉरी सेकंड स्टेप में क्या देखा, कनेक्शंस। सेकंड स्टेप में कनेक्शंस देखा। अभी थर्ड स्टेप में क्या देखेंगे, डेवलपमेंट एंड रिंग डायग्राम। ये हो गई डेवलपमेंट डायग्राम, ये हो गई रिंग डायग्राम। अब ये दोनों निकालने हैं, तो उसके लिए क्या क्या पड़ेगा, जरूरत क्या पड़ेगी अभी, टू शो फील्ड पोल्स, डायरेक्शन ऑफ मशीन, उसे ही मोशन बोलते हैं, और डायरेक्शन ऑफ करंट। एक एक चीज आपको क्लियर होती जाएगी दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। तो इसमें हमें क्या देखना है, डेवलपमेंट ऑफ डायग्राम में क्या देखना है, फील्ड पोल देखना है। फील्ड पोल दिखाने पड़ेंगे अभी इसमें डायग्राम में, तो फील्ड पोल हम दिखा देते हैं। अभी जो दोस्तों जो हमारा मशीन रहता है, वो मशीन यूनिफॉर्मली कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं उसमें। अगर ये समझो 4 पोल की मशीन है, ये हमने पढ़ा है। और इधर 4 पेज की मशीन कैसी रहती है दोस्तों, आप ऐसे फील्ड पोल दिखा सकते हैं। ये मैंने आपको समझने के लिए सिर्फ बताया। अब ये चारों पोल, ये कौन सा है, यन है समझो, ये यस है, यन है, यस है। तो यन यस यन यस, कितने पोल हो गए, 4 पोल हो गए। और इधर कंडक्टर रहेंगे 32। तो एक कंडक्टर, एक पोल के नीचे कितने आएंगे, 8 कंडक्टर। इस पोल के नीचे कितने कंडक्टर आएंगे, 8। इधर कितने आएंगे, 8, और इधर 8। यानी ये डिवाइड होंगे, एन पोल के नीचे 8 कंडक्टर, इस एस पोल के नीचे 8, इस एन पोल के नीचे 8 कंडक्टर, इस एस पोल के नीचे 8 कंडक्टर आएंगे। तो ये पोल दिखाना पड़ेगा, अभी फील्ड पोल दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कंडक्टर की डायरेक्शन, करंट जो एवरी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये अभी क्या होता है समझो, ये जनरेटर है, ये अगर डीसी जनरेटर है, तो ये जब भी घूमेगा आर्मेचर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट विल इंड्यूसेस ईएमएफ। तो दोस्तों उस ईएमएफ की वजह से उसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि आगे लोड भी तो कनेक्ट होगा। या आर्मेचर में क्या है, इधर ब्रशेस रहते हैं, ब्रशेस के बाहर कम्यूटेटर सेगमेंट रहता है, उसके बाद इधर लोड भी तो रहता है। तो ये लोड होगा, इधर आर्मेचर का करंट फ्लो होगा, तो बाहर लोड रहता है। तो दोस्तों ये आर्मेचर कंडक्टर में एक्चुअली लोड करंट फ्लो होता है। तो वो हमें उसकी डायरेक्शन यहाँ पे मार्क करनी है, क्योंकि इस डायरेक्शन में से ही अपने को पता चलेगा कि ब्रश कहाँ पे लोकेट करने हैं, नंबर ऑफ ब्रशेस कितने लगेंगे, और ब्रश कहाँ कहाँ पे रखने हैं। एक एक चीज हम कुछ भी यहाँ पे ये नहीं करेंगे, डायरेक्टली नहीं लेंगे, एक एक चीज अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसी आई। तो इधर ये एन पोल दिखाते हैं, एन पोल इधर 4 पोल में ये डिवाइड करना है 32 कंडक्टर। तो एक पोल के नीचे कितने आएंगे, 12, सॉरी कितने, 32 डिवाइडेड बाय 4, 8 आएंगे। तो इधर तक समझो पहला पोल हो गया, इधर से दूसरा पोल स्टार्ट होगा, तो इधर तक ये पहला पोल हो गया, ये हो गया एन पोल। उसके बाद जो दूसरा पोल स्टार्ट होगा हो जाएगा 16 तक। उसके बाद तीसरा चालू होगा, हो जाएगा 24 तक। और फोर्थ पोल जो है वो हो जाएगा 32 तक। एन पोल, यस पोल, एन पोल, यस पोल, सॉरी। तो ये हो गए फील्ड पोल। ये पोल इस कंडक्टर के नहीं है, ये पोल फील्ड के पोल है। ये कौन से पोल है दोस्तों, मेन फील्ड पोल। ये क्यों दिखाया मैंने बताया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट
इसमें जो करंट होगा कंडक्टर में उसकी डायरेक्शन निकालनी है। ये करंट कहाँ पे अपवर्ड फ्लो होगा या डाउनवर्ड, इसमें डॉट या क्रॉस रहेगा, क्या क्या रहेगा, वो निकालने के लिए हमें ये फील्ड पोल लगेगा। और ये मशीन कैसी घूम रही है ये भी लगेगा, क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया है, ये जनरेटर है। समझो ये डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर के लिए आर्मेचर वाइंडिंग हम ये डेवलपमेंट डायग्राम निकालनी है। तो हर एक कंडक्टर में करंट क्या रहेगा ये फाइंड करने के लिए हमें एक तो डिसाइड करने का, ये मोटर करके यूज करनी है या जनरेटर। अभी हम जनरेटर करके यूज कर रहे हैं, तो डीसी जनरेटर के लिए समझो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसी है, जनरेटर मोशन यानी डायरेक्शन, जनरेटर की डायरेक्शन समझो इस साइड है, कहां से, राइट से लेफ्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं आप। तो दोस्तों इधर से इधर आ रहे हैं ये जनरेटर की डायरेक्शन, और फील्ड पोल कहां से कहां है, ये एन पोल के नीचे। अभी ये एन पोल है, उसके नीचे कंडक्टर है 8, और ये ऐसे नीचे है, यानी अगर ये एन पोल माना, ये बोर्ड अगर एन पोल है तो उसके नीचे यानी बोर्ड के पीछे कंडक्टर है। तो दोस्तों कैसे बता सकते हैं, ये डस्टर अगर एन पोल है तो इधर इसका ये पोल है समझो, तो एन पोल के नीचे इधर कंडक्टर है। ऐसे 8 कंडक्टर रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा, अब ये कंडक्टर कैसे रखे हैं, ऐसे वर्टिकल है, तो समझो ये ऐसे है। तो ये भी एन पोल, सॉरी ऐसा दिखा सकते हैं आप, एन पोल समझो ऐसा है, और उसके इधर ऐसे कंडक्टर, ये वर्टिकल वाले कंडक्टर ऐसे 8 कंडक्टर इसके पीछे है। तो हम ये राइट हैंड रूल से कैसे निकालेंगे दोस्तों, राइट हैंड रूल लगाएंगे। फील्ड कैसी है, अंदर है, फील्ड अंदर है, कंडक्टर ऐसा वर्टिकल है, तो फील्ड अंदर है, मोशन कैसी है, ऐसी है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कैसे निकालते हैं, मोशन कैसी है। अभी राइट हैंड रूल में जो मोशन यूज होती है ये होती है। तो दोस्तों देखो ये दोस्तों मोशन है, और फील्ड कैसी, अंदर है, फील्ड अंदर है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट देखो दोस्तों, ये देखो फील्ड अंदर जा रही है, क्योंकि फील्ड एन पोल से पीछे कंडक्टर है, तो उधर एन पोल से फील्ड जो जाएगी वो अंदर जाएगी, इससे ये प्लेन से अंदर। और मोशन, ये मोशन है, मोशन इधर है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये में जो इंड्यूस होगा इस कंडक्टर में जनरेटर होने की वजह से, वो नीचे आएगा करंट। तो करंट की जो डायरेक्शन है मैं ब्लैक पेन से मार्क करता हूं। इसके नीचे जितने भी कंडक्टर आएंगे उसमें डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेंगे। समझ में आ गया क्या दोस्तों? देखो ये जनरेटर है, इसलिए अभी करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अगर मोटर होती तो दोस्तों करंट की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है मोटर के लिए, तो मोटर के लिए मोशन कैसी होगी, उस साइड मोटर उल्टी घूमेगी। अगर आप क्या करेंगे, उस मशीन को जनरेटर करके यूज करना है और ये कंडक्टर में से ऐसे करंट फ्लो करना है, तो उल्टा घुमाना पड़ता है मोटर को। अगर सेम घुमाया तो इधर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि पोल भी चेंज हो जाएगी, पूरा चेंज होता है। वो हमें देखना नहीं है, सिर्फ इतना ही देखना है कि इधर जनरेटर है, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी रहेगी, एन पोल के जो नीचे 8 कंडक्टर उसमें नीचे रहेंगी, उसके अपोजिट एस पोल में रहेंगी, इधर नीचे रहेंगी, क्योंकि ये एन पोल है, सेम आएगा, उसके अपोजिट आएगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने मार्क किया है दोस्तों। मैं बीच बीच में वीडियो चालू है कि नहीं देखता हूं दोस्तों। वीडियो थोड़ी लेंथी बनेगी दोस्तों, हो सकता है 1 घंटे के ऊपर जा रही हो, तो मैं 2 पार्ट में एक तो करूंगा अपलोड, या फिर एक ही पार्ट में करूंगा, लेकिन अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा लेंथी बता रहा हूँ। बाकी तो दोस्तों ये कंसेप्ट ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो इस कंसेप्ट को यानी डिप्लोमा कर गए, बीई कर गए, लेकिन वो समझ में नहीं आई होती है। अगर ये समझ में आ गई तो पढ़ाई करने में भी बहुत मन लगता है। तो दोस्तों ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। फील्ड पोल शो कर दिया हमने, फील्ड पोल शो कर दिए, डायरेक्शन ऑफ मशीन शो कर दी, उसके बाद मोशन शो कर दी, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट भी शो कर दी। तो ये हो गई डायरेक्शन। तो अभी क्या है दोस्तों, ये सेम डायरेक्शन अभी स्पाइरल वाइंडिंग में, स्पाइरल डायग्राम में, ये जो है वो डेवलपमेंट डायग्राम है, ऊपर वाली डेवलपमेंट डायग्राम, और नीचे वाली जो है वो स्पाइरल वाइंडिंग डायग्राम।
और रिंग डायग्राम बोलते हैं उसे। अभी देखते हैं, इधर कंडक्टर का नंबर डालना है। तो पहला वाला जो कंडक्टर है वो 1 नंबर है, उसके बाद कौन सा है 10 नंबर है, उसके बाद कौन सा है 3 नंबर है, यानी ऐसे 1 3 5 लिखते जाओ, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31, उसके बाद 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36, यानी सॉरी 34 नहीं है तो 2 आएगा, 36 नहीं है तो 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। तो अभी इसमें क्या करना है दोस्तों, ये वाइंडिंग ऐसी बनेगी, एक डायग्राम दिखानी है हमको। ये हो गई रिंग डायग्राम। अभी 1 नंबर कंडक्टर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 1 3 5 7 में कंडक्टर में जो करंट है वो डाउनवर्ड है। करंट कैसा है डाउनवर्ड, 1 3 5 7 9 11 13 15 में अपवर्ड है। 17 देखो, 17 से स्टार्ट होता है, 17 से 23 तक कैसा है डाउनवर्ड है, और 25 से फिर अपवर्ड। अभी 10 12 14 16, अभी देखते हैं 10 12 14 16 में अपवर्ड है, अभी इधर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड आएगा, फिर डाउनवर्ड। ये मार्क करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, ये मार्क आप आसानी से कर सकते हैं, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो अभी देखना है ब्रश कहाँ पे लगाने हैं। तो दोस्तों हम आ गए, अभी डायग्राम डेवलपमेंट डायग्राम निकाल लिया हमने, डायरेक्शन ईएमएफ यानी मेन फील्ड पोल दिखा दिए, उसके बाद दोस्तों क्या दिखा दिया, डायरेक्शन ऑफ मशीन दिखा दिया, उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल दिया। अभी नंबर ऑफ ब्रशेस फाइंड करने हैं और ब्रशेस की पोजीशन और स्पैन ऑफ ब्रशेस। तो दोस्तों ये मैं थोड़ा सा इधर से हटा देता हूं। तो दोस्तों ये देखो, हमें ब्रश कहाँ पे लगानी है ये डिसाइड करना है। तो ब्रश दोस्तों ध्यान में दीजिए, जहां से करंट बाहर निकल रहा है वहां पे हमें पॉजिटिव ब्रश लगा, पॉजिटिव के लिए मार्क करना है। तो दोस्तों देखिए, अभी यहाँ से करंट अभी जा रहा है, अभी यहाँ से करंट ऐसे नहीं, इधर से आप क्या समझो, इधर से आ रहा है बाहर, तो समझो सेम डायरेक्शन कहाँ पे, डायरेक्टली आप ध्यान में रख सकते हैं कि सेम डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, देखो यानी इधर 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 देखो, ये इधर से आपको इधर से ऐसे ईएमएफ निकल रहा है बाहर, ऊपर जा रहा है, इधर से भी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों निगेटिव ब्रश, ये हो गया निगेटिव ब्रश। अगर ये अंदर जा रहा है यानी निगेटिव हो गया, बाहर जो आता है वो पॉजिटिव रहता है। तो ऐसा बाहर आने वाला पॉइंट कहाँ पे, इधर देखो सेम डायरेक्शन है, इधर अपोजिट है, 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 इधर सेम है, तो इधर आएगा पॉजिटिव ब्रश। अपोजिट 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 अपोजिट, इधर सेम है। अभी 3 हो गए, चौथा ब्रश कहाँ पे आएगा, ये अपोजिट 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 अपोजिट। अब ये डाउनवर्ड है 8 नंबर, और ये 1 नंबर भी डाउनवर्ड है, तो चौथा ब्रश कहाँ पे आएगा, इधर समझो 8 नंबर है, ये 8 नंबर है, इसमें भी डाउनवर्ड है, इसमें भी डाउनवर्ड है, तो इधर ब्रश एक आएगा 8 और 1 के बीच में, ये पूरा राउंडेड है सिलिंड्रिकल, तो ये 8 और 1 के बीच में एक ब्रश आएगा। और ये बाहर आ रहा है, जनरेटर है ये दोस्तों, जनरेटर में से करंट अगर बाहर आ रहा है, इधर से करंट क्या होगा, ब्रश से बाहर आएगा, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव दोस्तों, ये हो गया, इधर दिखाता हूं मैं, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। और नेगेटिव कैसे होगा, ये दोनों अगर एक साथ कर लिए दोस्तों, ये नेगेटिव और नेगेटिव, और ये हमने
ऐसे निकाल लिया, तो ये हो गया निगेटिव, यानी डीसी आउटपुट सप्लाई। यानी सप्लाई कैसे आएगा वाइंडिंग में से दोस्तों, ये जो मैंने अभी ये जो 1 नंबर और 8 नंबर के बीच में, 1 नंबर और 8 नंबर पॉइंट जो है, 1 नंबर और 8 नंबर, ये कहाँ पे कनेक्ट होती है, इधर। तो इधर पे एक ब्रश रहेगा, तो दोस्तों इधर से सप्लाई बाहर आएगा। ऐसे 4 ब्रश रहेंगे कम्यूटेटर सेगमेंट में, तो 4 ब्रशेस से मिला के अभी नंबर ऑफ ब्रशेस कितने हो गए, नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू 4, इसलिए बोलते हैं कि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेस 4 रहते, यानी नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स रहते। और स्पैन ऑफ ब्रश इज इक्वल टू 1 रहेगा, क्योंकि ये सिंप्लेक्स वाइंडिंग है। 1 यानी क्या, ये 1 कम्यूटेटर सेगमेंट पे ही रेस्ट करेगा, यानी ये जो ब्रश है उसकी जो विड्थ है वो उतनी डिजाइन करना जितनी एक कम्यूटेटर सेगमेंट की विड्थ है। अगर ये डुप्लेक्स रहती तो डुप्लेक्स में कैसा रहता, इधर से लेकर इधर तक ऐसा भी रहता है, ट्रिप्लेक्स में ऐसा इतना रहता है बड़ा, और क्वाड्रुप्लेक्स में बड़ा। यानी जितना भी मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग होगी तो उसमें वो जो ब्रशेस का स्पैन रहता है, ब्रश बड़ा रहता है। तो कभी कभी डीसी मशीन में हम देखते हैं कि मशीन जब भी खोली रहती है, या फिर यूट्यूब पे वीडियो में देखते हैं कि उसमें जो ब्रश रहता है वो ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट इतना सा छोटा रहता है और ब्रश बड़ा रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि वहां पे मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग यूज की होती है। तो ये हो गए ब्रश की पोजीशन, नंबर ऑफ ब्रशेस हो गया। अभी क्या देखते हैं दोस्तों, इधर कैसे ब्रश दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया 1 और 8 के बीच में, ये इतनी बड़ी डायग्राम निकाल के इधर ब्रश दिखाने की कोई जरूरत नहीं, उधर कैसे ब्रश दिखाते हैं देखते हैं। इधर मैंने इजीली आपको समझ में आता है करंट कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसलिए मैंने ये डायग्राम में ब्रश पोजीशन एक्सप्लेन कर दिया। आप इस डायग्राम से भी ब्रश पोजीशन निकाल सकते हैं। तो ये डायग्राम में हटा देता हूं। तो दोस्तों ये जो डायग्राम है, अभी डेवलपमेंट डायग्राम बोल रहे हैं, ये डेवलपमेंट डायग्राम में हमको ब्रश कैसे दिखाना है देख लो। जहां पे करंट सेम डायरेक्शन में है, कलेक्ट होता है। अभी देखो ये, और अभी जो पहले पोल के 2 कंडक्टर ले लो, पहला और एंड का, ये दोनों एक जगह पे आके मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये देखो, इधर से करंट ऐसे आ रहा है नीचे, इधर से करंट ऐसे नीचे आ रहा है, और ये नीचे इधर आ रहा है। तो इधर कौन सा ब्रश हो गया, पॉजिटिव। अभी दूसरा पोल ले लो, तो इधर से ऊपर जा रहा है, तो इधर हो गया निगेटिव। अगर ये जनरेटर है इसलिए मैं इसे निगेटिव बोल रहा हूँ, अगर मोटर होती तो मोटर में करंट अंदर घुस रहा है इसलिए पॉजिटिव लिखना पड़ता है। ये जनरेटर है इसलिए ऐसा, मोटर के लिए सिर्फ उल्टा आएगा, इधर निगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव, उतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं। तीसरा पोल में देखो, ये और ये एंड वाले कंडक्टर देखना है। चौथी इसमें देखो, एंड वाले 2 कंडक्टर ये हो गए, अंदर जा रहा है इसलिए ये हो गया निगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव को मिलाइए, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और 2 निगेटिव को मिलाया तो हो गया निगेटिव टर्मिनल। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हो गया डीसी आउटपुट सप्लाई फ्रॉम डीसी जनरेटर आर्मेचर में से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो पावर आउटपुट जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ से बाहर निकलेगा दोस्तों। तो यहाँ तक आपको आइडिया आई होगी कि आर्मेचर में ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, वो बाहर कैसे आता है। तो इधर तक हमको ये कंसेप्ट समझ में आ गई। नंबर ऑफ ब्रशेस, स्पैन ऑफ ब्रशेस 1 रहता है, नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू पैरेलल पाथ रहते हैं, या फिर नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल बोलते हैं। तो अभी एक कंसेप्ट बाकी रहेगी, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अभी ये मैं ट्रेस कर देता हूँ। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी क्या है दोस्तों, अभी अगर इसमें देखेंगे आप तो एक निगेटिव ब्रश से स्टार्ट किया तो पहला पाथ क्या बनेगा दोस्तों, ऐसा जाएगा, इधर से
ये ऐसे सीरीज में आएगा, क्योंकि बीच में कोई ब्रश नहीं है, बीच में कोई भी इधर ब्रश नहीं है, इसलिए आगे जाएगा ये करंट, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा ये ऐड होता जाएगा। ये ऐसे आगे आगे जाके ब्रश से बाहर निकलने वाला है, वो एक पाथ होगा। अब ये ब्रश से बाहर निकला, इधर से अंदर से गया, इधर से बाहर आया, ये हो गया एक पैरेलल पाथ। पैरेलल पाथ यानी जो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, जन ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये पहली कॉइल है, दूसरी कॉइल सीरीज में आ गई, तीसरी कॉइल सीरीज में आ गई, चौथी, 5, 6, 7, 8। इसमें समझो हर एक में 2-2 वोल्ट जनरेट होगा तो 16 वोल्ट होगा, 20 वोल्ट होता होगा तो 160 वोल्ट होगा। तो ये पहला पैरेलल पाथ हो गया। वैसे ही अगर इधर से गए तो ऐसे करके ये ऐसे पूरा घूम के तो दोस्तों इधर आएंगे, तो वो हो गया दूसरा पैरेलल पाथ। उसमें भी कितने कॉइल रहेंगे? 8 कॉइल। तीसरा पैरेलल पाथ कहां से होगा? इधर एक, इधर एक, और वो दोनों पॉजिटिव में जाके मिल जाएगा। तो ये हो गया तीसरा पैरेलल पाथ। फिर ये आएगा चौथा पैरेलल पाथ। तो आपको ये यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा दोस्तों कि अगर लैप वाइंडिंग है तो उसमें पैरेलल पाथ 4 रहते हैं। इधर पोल कितने हैं? 4 पोल है, इसलिए 4 आए। अगर ये पोल 6 होते तो 6 आते। तो इधर आर्मेचर करंट है Ia/4, इधर आएगा, इधर Ia/4, 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 ये 4 टाइम्स कम करंट जाएगा। इसलिए ये किसके लिए यूज होती है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज मोर देन वेव, क्योंकि वेव में कितने रहते हैं? वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ 2 रहते हैं। वेव में A = 2 रहता है, इधर ज्यादा रहती है, इसलिए ये लार्ज करंट के लिए, लार्ज करंट मशीन्स के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ज्यादा है। उसके बाद एक बाकी रह गया अभी, डिग्री ऑफ री एंट्रेंसी। इधर कितने सर्किट बन रहे हैं? ये सारे क्लोज सर्किट, एक ही क्लोज सर्किट बनेगा, क्योंकि मैंने जो अभी डायग्राम दिखाई थी स्पाइरल वाइंडिंग डायग्राम, उसमें देखो दोस्तों ये स्टार्ट हो रही थी और ये पूरा जाके फिर वापस आके इधर कनेक्ट हो रही थी। ये एक ही सर्किट बनाती है, इसलिए डिग्री ऑफ रीएंट्रेंसी एक है। और दूसरा जो है वो इक्विलाइजर कनेक्शन, इक्विलाइजर कनेक्शन। तो दोस्तों इक्विलाइजर कनेक्शन हम एक अलग से वीडियो में देख लेंगे। इधर ईएमएफ अलग अलग इंड्यूस होता है, ईएमएफ अलग अलग इंड्यूस होने के कारण ऊपर इक्विलाइजर कनेक्शंस देने पड़ते हैं, तो वो अलग वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आएगा सिंगल लेयर हो गया। अभी उसके बाद डबल लेयर। अगर समझो इधर सिंगल लेयर की जगह अगर डबल लेयर वाइंडिंग हो, डबल लेयर वाइंडिंग, तो उसमें क्या रहेगा? एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड रहेंगे। तो यानी क्या है, आपको बताया था मैंने, अभी इधर आर्मेचर है, तो एक स्लॉट में अगर समझो 16 स्लॉट है, तो हर एक स्लॉट में 2-2 कंडक्टर रहेंगे। समझो नंबर ऑफ स्लॉट समझो 16 है, 32 लेंगे तो 64 नंबर ऑफ कॉइल साइड्स आएंगी। तो कैलकुलेशन चेंज होगा। समझो कि डबल लेयर, अब अपन अभी डबल लेयर लेते हैं। तो डबल लेयर के लिए ये इधर तक सिंगल लेयर पूरा हो गया दोस्तों। सिर्फ इक्वलाइजर कनेक्शन जो है वो इधर ऊपर आएंगे, ऊपर जगह नहीं, इसलिए मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा इक्वलाइजर कनेक्शन क्यों देती है, पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद ही आएगा वो वीडियो। थोड़ा सा लेंदी बनेगा, 10 मिनट का काम है इक्वलाइजर कनेक्शन बताने के लिए, 10 मिनट लगेंगे। इस वीडियो में लेंदी बनेगा, इसलिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ऊपर जगह रखनी पड़ेगी इक्वलाइजर कनेक्शन के लिए। तो अभी ये हो गया सिंप्लेक्स सिंगल लेयर हो गया। अभी हम देखते हैं सिंप्लेक्स डबल लेयर। सिंप्लेक्स अगर डबल लेयर देखना है, डबल लेयर, तो डबल लेयर के लिए ऐसे 2 कंडक्टर हैं। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। समझो नंबर ऑफ स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स = 16 है एंड P = 4 है। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स अगर 16 है तो नंबर ऑफ कॉइल साइड्स कितनी रहेंगी? 32 एंड P = 4। तो सेम ही आएगा, जो कैलकुलेशन फ्रंट पिच बैक पिच निकाला वो 9 और सेम ही आएगा 7
क्योंकि नंबर ऑफ कॉइल साइड और पोल पे डिपेंड है। ये दोनों जो चीजें हैं, नंबर ऑफ कॉइल साइड भी सेम आएंगे। मैंने स्लॉट कम कर लिए इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन फिर से करने से अच्छा है कि आपको यही में समझा देता हूँ। तो 9 और 7 ही आएगा। तो सिर्फ होगा क्या, इधर जो स्लॉट है 32, ये जो है ये स्लॉट नंबर 1 है, स्लॉट 1, ये जो है स्लॉट 2 था। अभी क्या होगा, ये दो जो वाइंडिंग है, ये जो दो कॉइल है, कॉइल साइड से ये आएंगी स्लॉट 1 में। आगे वाली दो साइड जो है वो आएंगी स्लॉट 2 में। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंट है। यानी वाइंडिंग जब भी हम फॉर्म करते हैं, उसमें लपेट लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पहले क्या करते थे, एक स्लॉट में एक ही कॉइल साइड डालते थे। अभी क्या करना है, एक ही स्लॉट में दो कॉइल साइड डालेंगे, तो हो गई डबल लेयर। ट्रिपल लेयर होगी तो 3 कॉइल साइड। बाकी सब सेम ही आएगा। बाकी ये कनेक्शन पैरेलल पाथ जो है, पैरेलल पाथ भी 4 ही आएंगे, नंबर ऑफ ब्रशेस 4 ही आएंगे, ब्रश स्पैन उतना ही आएगा। बाकी सब भी कनेक्शंस वगैरह है, टेबल वगैरह है, स्पाइरल वाइंडिंग डायग्राम, रिंग डायग्राम सेम आएगी, सब कुछ सेम आएगा। तो डबल लेयर में इतना ही डिफरेंस है दोस्तों। तो सिंगल लेयर समझ में आ गया, तो डबल लेयर तो इससे आसान है, यानी आसान नहीं, उतना वही है, सेम ही है। तो दोस्तों ये हो गया सिंगल लेयर, डबल लेयर। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो थोड़ी लेंदी बन गई दोस्तों, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये कंसेप्ट बताना, इन डिटेल बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जब भी हम पढ़ते हैं उस टाइम ये इतनी आसानी से कोई भी नहीं पढ़ाता है दोस्तों। तो वीडियो पूरी देखी, इसलिए मैं